Okay, so hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Shreyans R, and by profession I am a chartered accountant. आज हम लोग हमारी मनी चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है और मेजरमेंट ऑफ मनी क्या होता है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो गया है, आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सप्लाई ऑफ मनी। ओके, जब कभी भी हम लोग सप्लाई ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को यह देखना है कि ये जो मनी का सप्लाई होता है ये कौन सा कंसेप्ट है, ये फ्लो कंसेप्ट है या फिर ये स्टॉक कंसेप्ट है। सर ये दोनों क्या होता है? बेटा चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जो किसी भी चीज को अगर कहीं आप मेजर करते हैं तो दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक होता है स्टॉक कंसेप्ट, दूसरा जो होता है वो होता है फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट का मतलब होता है अगर कहीं हम लोग किसी भी वेरिएबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करना चाहते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। जैसे कि मैं बोलूं कि आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो आप बोलेंगे कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं मेजर करूंगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। अगर कहीं मैं बोलूं कि आपने अपने बैंक अकाउंट में एक महीने में कितना पैसा जमा किया, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे बच्चों? फ्लो कंसेप्ट। मतलब कि अगर कहीं आप किसी भी वेरिएबल को, वेरिएबल मतलब किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो वो एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। अगर कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं तो उसको हम लोग फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। ओके, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ था। ओके, तो जो ये मनी सप्लाई होता है ना, मनी सप्लाई बेटा हम लोग किस चीज को बोलते हैं पता है? मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट होता है, क्योंकि मनी सप्लाई जब कभी भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये देखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस देश की जनता के पास कितने पैसे रखे हुए हैं। उस चीज को अगर कहीं हम लोग मेजर कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि आज हमारे भारत देश में लोगों के पास कितना पैसा रखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सप्लाई ऑफ मनी। ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ मनी मीन्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक देश के जनता एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना पैसा रखे हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ मनी। साथ ही साथ में आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, जब ये सप्लाई ऑफ मनी आप लोगों को देखना है तो उसमें दो चीजों को नहीं देखना है। कौन सी दो चीजों को? टोटल स्टॉक ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, और दूसरा सप्लाई। अगर कहीं गवर्नमेंट के पास जो पैसा रखा हुआ है उसको हम लोगों को नहीं लेना, और दूसरा सप्लाई ऑफ मनी को भी नहीं लेना है। एक सेकंड बेटा, मैं ना एक चीज आप लोगों को इसमें और बता देता हूं, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, उसके बाद फिर ये देखिए मैंने क्या बोला। ओके, मैंने क्या बोला? जब कभी भी हम लोगों को स्टॉक ऑफ मनी पढ़ना है, स्टॉक ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, तो वो एक स्टॉक कंसेप्ट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि लोगों के पास, हमारे देश की जनता के पास कितना पैसा है। इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास जो कॉइन्स और नोट्स जेब में पड़े हुए हैं केवल और केवल वो नहीं बेटा, इसके साथ साथ बैंक के अंदर आपने डिमांड डिपॉजिट में कितने पैसे रखे हुए हैं वो भी हमारा सप्लाई ऑफ मनी के अंदर आएगा। लेकिन सर इसमें तो ये बोला गया है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो नहीं आएगा, और सप्लायर ऑफ मनी, सप्लायर ऑफ मनी में तो बैंक भी आता है। बेटा बैंक का वो पैसा जो बैंक का खुद का है उसको हम लोग सप्लाई ऑफ मनी में नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरा पैसा जो बैंक के अंदर एज अ डिमांड ड्राफ्ट रखा हुआ है, डिमांड डिपॉजिट रखा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट बोलेंगे। ओके सर, गवर्नमेंट का पैसा तो हम लोगों को समझ में आता है, लेकिन सप्लायर ऑफ मनी कौन कौन होते हैं? सप्लायर ऑफ मनी भारत देश के अंदर हम लोग दो चीजों को बोलते हैं बेटा। एक होता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनको सप्लायर ऑफ मनी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा बैंकिंग सिस्टम। जो आप बैंक देखते हैं, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, और हमारे कौन से? एचडीएफसी बैंक। सप्लायर ऑफ मनी का मतलब होता है वो इंस्टीट्यूशन जो एक कंट्री के अंदर, जो एक इकोनॉमी के अंदर पैसे के फ्लो को बढ़ाती है। आरबीआई कैसे पैसे के फ्लो को बढ़ाती है? आरबीआई जो होती है बेटा हमारे देश के सेंट्रल बैंक, वो जब कभी भी देश में पैसों की जरूरत पड़ती है, मतलब
हमारे पास गुड्स एंड सर्विस ज्यादा है, उसके करस्पॉन्डिंग में पैसे कम है, तो वो आरबीआई क्या करती, करेंसी को इशू करती, प्रिंट करती। लेकिन बैंक जो होती है वो भी तो हमारी सप्लायर ऑफ मनी होती है, वो भी तो देश के अंदर पैसे को बढ़ाने का काम करती है। तो वो किस तरीके से बढ़ाने का काम करती है ये हम लोग डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए आप ये भी समझ लीजिए कि आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम ये दोनों के दोनों देश के अंदर पैसे के फ्लो को बढ़ाती है। ओके, तो प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी तो हमारा आरबीआई है, और जो बैंकिंग सिस्टम है ये सेकंड सोर्स ऑफ सप्लायर है। जो आरबीआई है वो करेंसी इशू करती है, दैट मींस पैसा इशू करती है। अब ऐसा ये मतलब नहीं है कि पैसा जितना मर्जी चाहे वो इशू कर ले, नहीं बेटा। पैसा जब कभी भी आरबीआई को इशू करना होता है तो उनके पास कम से कम एक मिनिमम रिजर्व होने चाहिए। ये मिनिमम रिजर्व गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा हुआ है कि आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए के गोल्ड, 200 करोड़ रुपए का गोल्ड प्लस फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए और फॉरेन रिजर्व, जिसमें भी गोल्ड हमारे पास कितने का होना चाहिए बेटा, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए। क्या आज हम लोगों के पास 115 करोड़ रुपए के गोल्ड है? नहीं बेटा, इससे कई गुना ज्यादा है। हमारे पास $6 मिलियन से ज्यादा का गोल्ड रखा हुआ है। ओके, ठीक है सर। अब इसके बाद हमारा जो अगला कंसेप्ट आता है वो आता है मेजर ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी में मैंने क्या बोला आपको कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे देश के अंदर कितना पैसा रखा हुआ है, हम लोग उसको सप्लाई ऑफ मनी बोलेंगे। लेकिन हम लोगों को उसको मापना भी तो है कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देश के अंदर कितना पैसा है, उसे मापेंगे कैसे, दैट मीन्स उसका मेजर कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको मेजर करने के 4 तरीके होते हैं। एक को बोला जाता है M1, दूसरे को बोला जाता है M2, तीसरे को बोला जाता है M3 और चौथे को बोला जाता है बेटा M4। M1, M2, M3, M4, ये जो हमारा M1 होता है ना, इसमें हम लोग मोस्ट लिक्विड चीजों को बोल देते हैं। लिक्विड का मतलब क्या होता है, लिक्विड का मतलब होता है तरल, मतलब कि ऐसा चीज जो हमारे पास पैसे में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाए। और M4 लिस्ट लिक्विड होता है जो कि एकदम इमीडिएटली पैसे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सर इसको डिटेल में बताइए। हमारे सिलेबस में मेनली जो हमारा M1 ही दिया हुआ है, M2, M3, M4 हमको नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग एक छोटा सा ब्रीफिंग के तौर पे हम लोग देख लेंगे। ओके, M1 के हिसाब से अगर कहीं आप मेजर करते हो कि देश में कितना पैसा है, तो आप लोगों को M1 में क्या क्या लेना है, M1 में लेना है C प्लस DD प्लस OD। ये C, DD और OD क्या होता है सर? C का मतलब होता है करेंसी, दैट मीन्स M1 के हिसाब से अगर कहीं आप सप्लाई ऑफ मनी को देखते हो तो आपको सबसे पहले देश में लोगों के पास असल में कैश मतलब कि कॉइन प्लस आपका नोट्स कितने हैं उसको आपको देखना है। दैट मीन्स सी मतलब क्या हुआ, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इन फॉर्म ऑफ द कॉइन्स एंड द पेपर नोट। ठीक है सर, हम उनको ले लेंगे। दूसरा जो होता है डीडी, डीडी का क्या मतलब होता है, डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। सर ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो पैसा आप बैंक के अंदर अपने सेविंग अकाउंट और अपने करंट अकाउंट के अंदर रखते हैं, आप लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। लेकिन डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब कभी भी जिस व्यक्ति ने बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है, अगर वो व्यक्ति बैंक को डिमांड कर देता है कि मुझे मेरा पैसा दो, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा बेटा, वो पैसे उनको लौटाने पड़ेंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हम चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेकेबल डिपॉजिट। क्यों चेकेबल डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि इसके बदले में आप चेक भी इश्यू कर सकते हैं। ठीक है सर, तो M1 के हिसाब से अगर कहीं आप सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करेंगे तो लोगों के पास जो पैसा है उसको लेना है। दूसरा, लोगों का पैसा बैंक के अंदर इन द सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जो है उसको भी लेना है। तीसरा, M1 के हिसाब से आपको जो लेना है वो लेना है ओडी। ओडी क्या होता है, ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। सर ये अदर डिपॉजिट में क्या क्या आ जाएगा, अदर डिपॉजिट में आएगा बेटा, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा बेटा, सेंट्रल बैंक हमारे देश का जो है वो है हमारा सर आरबीआई, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कुछ लोग अपना, कुछ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन अपना पैसा रखती है, तो वो जो पैसा इन्होंने रखा हुआ है उसको भी हम लोग अदर डिपॉजिट के अंदर लेंगे और वो M1 के अंदर आएगा। आरबीआई के अंदर, आरबीआई के पास कौन कौन अपना पैसा रखते हैं, सर रखते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नाबार्ड,
नाबार्ड ने अगर कहीं अपना कोई पैसा रखा हुआ है एज अ डिमांड डिपॉजिट, तो उसको हम लोग लेंगे हमारे M1 के अंदर। दूसरा, अगर कहीं हमारे कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अगर कहीं कोई पैसा रखा हुआ है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने अगर कहीं कोई पैसा RBI के अंदर रखा हुआ है तो हम लोग उसको ओडी में लेंगे बेटा। और एक और चीज जो आती है वो हमारी आती है, अगर कहीं किसी अदर कंट्री के गवर्नमेंट ने अगर कहीं RBI के पास पैसा एज अ डिमांड डिपॉजिट रखा हुआ है तो उसको हम लोग ओडी के अंदर लेंगे। बेटा हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सर, हम लोग ये देख रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। सप्लाई ऑफ मनी में हम लोग देखते हैं कि देश के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है। अब कितना पैसा है उसको मापने का भी तो तरीका होगा, तो 4 तरीका होता है जिसको बोलते हैं M1, M2, M3 और M4। तो हम लोग देख रहे हैं M1 के हिसाब से हम लोग कंट्री के अंदर कितना पैसा है उसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या निकाल लेना है कि लोगों के पास नोट और करेंसी कितने हैं वो देख लो। दूसरा, लोगों ने अपना पैसा बैंक के अंदर अंडर द सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट कितना रखा हुआ है उसको देख लो। तीसरा, आरबीआई के पास अगर कहीं कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पैसा रखा हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशन ने रखा हुआ है, या तो फिर अदर कंट्री ने रखा हुआ है, तो उन सबको देख लो। वो सब हमारा किसके अंदर आ जाएगा, M1 के अंदर आ जाएगा। ओके सर, अब देखिए, जब कभी भी आप अदर डिपॉजिट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आपको यह देखना है कि मतलब कि आरबीआई के पास अगर कहीं हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ पैसा रखा हुआ है तो उसको आपको नहीं लेना है। दूसरी बात, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है जैसे कि एसबीआई और हमारे कौन से हो गए पंजाब नेशनल बैंक, इन लोगों ने भी कोई पैसा आरबीआई को देके रखा हुआ है तो उसको भी नहीं लेना है। ओके सर, इसके बाद हम लोगों ने सप्लायर ऑफ मनी में देख लिया था बेटा, सप्लायर ऑफ मनी कौन कौन होते हैं, हमारे आरबीआई होती है। आरबीआई कैसे सप्लायर ऑफ मनी होती है, क्योंकि वो एक पैसा इशू करती जब भी पैसे की जरूरत होती है देश में। और कैसे इशू करती, सब्जेक्ट टू मिनिमम रिजर्व, जो कि 200 करोड़ रुपए का है, गोल्ड प्लस फॉरेन रिजर्व का। और अगले जो होते हैं वो बैंकिंग सिस्टम होती है। ओके, अब बेटा आपको एक चीज और देखना है, एक कंसेप्ट और हमारा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस डिपॉजिट वर्सेस नेट डिपॉजिट। ग्रॉस डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, ग्रॉस डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसा डिपॉजिट जिसके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम आता है। इंटर बैंकिंग क्लेम क्या होता है बेटा, जैसे कि लेट से एक बैंक है जिसका नाम है हमारा एसबीआई, और एक और बदमाश बैंक है जिसका नाम है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। अगर कहीं एसबीआई ने अपना कुछ पैसा पंजाब नेशनल बैंक के पास रखा है लेट से 500 करोड़ रुपए, तो बेटा ये 500 करोड़ रुपए को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर बैंकिंग क्लेम। मतलब एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के अंदर अगर कहीं रखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटर बैंकिंग क्लेम। और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम आता है, हाँ जी आता है। नेट डिपॉजिट के अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम नहीं आता। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसके अंदर आपका इंटर बैंकिंग क्लेम आता है, और नेट डिमांड डिपॉजिट के अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम नहीं आता। दूसरी बात, ये ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट का यूज क्या है, जब कभी भी आप मनी मेजरमेंट को यूज कर रहे हैं तो ये जो नेट डिमांड डिपॉजिट है आपको उसको लेना है। किस चीज के लिए लेना है, मेजरमेंट ऑफ मनी के लिए नेट डिमांड डिपॉजिट के लिए लेना है, आपको ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट को नहीं लेना है। ओके, अब इसके बाद फिर हमारा ये टॉपिक तो हमारे सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी फॉर सेक ऑफ नॉलेज हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, वो है हमारा M2, M3 एंड M4। मैंने क्या बताया हुआ था कि M2 के हिसाब से, M1 के हिसाब से मनी कैसे मेजर करते हैं कि करेंसी ले लो, डिमांड डिपॉजिट ले लो और अदर डिपॉजिट ले लो। M2 के हिसाब से अगर कहीं आपको लेना है तो M1 पूरा का पूरा ले लो, साथ ही साथ में अगर कहीं पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है भाई उसको भी ले लो। तो इसमें क्या क्या आएगा, करेंसी आ जाएगी, डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा, अदर डिपॉजिट आ जाएगा, प्लस पोस्ट ऑफिस के भी अंदर अगर कहीं कोई आपने पैसा रखा हुआ है तो उसको भी ले लो। ओके, अब इसके बाद फिर क्या होता है M3। अगर कहीं मैं चाहता हूं कि जो पैसा है
सप्लाई ऑफ मनी उसको M3 के हिसाब से मेजर करूं, तो ये M1 M2 बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब है, जो हम लोगों ने क्या बोला कि सप्लाई ऑफ मनी में हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये देख रहे हैं कि लोगों के पास कितना पैसा है, तो वो लोगों के पास कितना पैसा उसको मापने का 4 तरीका है। तो 4 तरीका में हम लोग अब M3 के बारे में बात करें, तो M3 के हिसाब से अगर कहीं हम लोग सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करेंगे तो एक तो M1 को आप पूरा ले लो, दूसरा आपको क्या लेना है, ये आपका नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। मतलब टाइम डिपॉजिट क्या होता है सर, टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जिसको आप एक लिमिटेड टाइम के बाद ही रिलीज कर सकते हो, जैसे कि एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर कहीं आपका कोई पैसा है तो हम लोग उसको बोलेंगे बेटा टाइम डिपॉजिट। ओके, अब इसके बाद फिर और क्या होता है, M4 सबसे वाइड कंसेप्ट होता है। M4 में आप लोगों का सबसे ज्यादा चीजें आ जाती है, इसमें आ जाता है M3 में क्या क्या आ जाएगा बेटा, M1 तो आता ही आता है, टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक भी आता है, साथ ही साथ में पोस्ट ऑफिस के पास भी आप लोगों ने कोई भी पैसा जमा करके रखा हो तो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं। तो मनी वाला पोर्शन हम लोगों का कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा बैंकिंग वाला चैप्टर है वो हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।